सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का 6th चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है तो उसके अंदर ये चैप्टर 10 है। एक दिन बूझो बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहा था, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर वेट कर रहा था टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना चाह रहा था जो उनके टाउन में आ रहे थे साल भर बाद। वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था क्योंकि वो चाह रहा था कि वो उनको जाकर रिसीव करे बस स्टॉप पे। तो वो तेज़ दौड़ा और बस स्टॉप पे पहुंच गया कुछ ही मिनट के अंदर। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, वो तेज तेज सांस ले रहा था। तो उसकी ग्रैंड मदर ने पूछा कि तुम इतना तेज सांस क्यों ले रहे हो। तो बूझो ने कहा कि मैं दौड़ते हुए आया हूँ पूरे रास्ते। लेकिन एक क्वेश्चन उसके माइंड में स्टक कर गया, अटक गया। वो ये सोचने लगा कि वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। दौड़ने की वजह से कोई बंदा तेज सांस क्यों लेने लगता है। आपने भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि कुछ टाइम तक अगर आप दौड़ लो तो फिर आपकी सांसें तेज हो जाती है, तेज तेज सांस लेने लगते हो। तो वही चीज वो भी सोचने लगा कि ऐसा क्यों होता है। तो बूझो के सवाल का जो आंसर है ना वो छुपा हुआ है इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ। इस सवाल के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं। भाई अगर हमको ये पता चल जाएगा कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं, सांस क्यों लेते हैं, तो ये भी चीज समझ में आ जाएगी कि दौड़ने पे हम तेज सांस क्यों लेते हैं। पहले सांस लेने के पीछे का रीजन तो पता चले। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। अभी रेस्पिरेशन हम देखेंगे पूरा क्या होता है। तो चलिए हम लर्न करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। 6.1 व्हाई डू वी रेस्पायर। हम रेस्पायर क्यों करते हैं। सेकंड वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है कि सारे ही जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बने होते हैं किससे, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो सेल्स से मिलके बने होते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। और ये सेल्स क्या है, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स हैं, यानी ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा बल्कि माइक्रोस्कोप से आपको देखना पड़ेगा। ये सेल्स इतने छोटे होते हैं। तो सेल क्या है, सेल इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे जो छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है। अब ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब क्या है, देखो किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे छोटी चीज क्या रिक्वायर होती है कि उसी को जोड़ के बना लो। एग्जाम्पल समझो, जैसे आपका घर बनना है तो सबसे छोटी यूनिट क्या लगेगी भाई, ब्रिक लगेगी। ईंट को ही आप जोड़ के दीवार बनाओगे और दीवार का यूज करके आप रूम्स वगैरह बनाओगे, फिर कई सारे रूम्स, किचन, बाथरूम वगैरह बन के एक घर बनता है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या हुई, ब्रिक हुई। इसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो सेल से मिलकर बना होता है। सबसे छोटी यूनिट उसमें सेल होती है। तो जैसे एक सेल है यही मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 का 2 होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा। इसी तरह मल्टीप्लाई करते करते ढेर सारे सेल हो जाएंगे, फिर उनके अलग अलग फंक्शन हो जाएंगे। इस तरह से करके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होता है। तो ये सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई। फंक्शनल यूनिट की बात कर लें तो ये सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटी चीज है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कोई फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी कुछ काम करती है। ये ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स। अभी कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है, सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, यानी खाना वगैरह खाती है, फूड इसके अंदर जाता है। ट्रांसपोर्ट, यानी फूड हो गया या वेस्ट मटेरियल हो गया, इसके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। एक्सक्रीशन, यानी वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना। और रिप्रोडक्शन, यानी अपने ही जैसे दूसरे सेल को बनाना, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से करना। तो ये सारे फंक्शन सेल परफॉर्म करता है और ये फंक्शन परफॉर्म करने वाली सबसे छोटी यूनिट है, इसीलिए हम कहते हैं ये स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। टू परफॉर्म दीज फंक्शन द सेल नीड एनर्जी। अब ये सारे फंक्शन करने के लिए, बाय न्यूट्रिशन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। भाई कोई भी काम आप करो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह सेल को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि जब हम खा रहे होते हैं या सो रहे होते हैं या रीडिंग कर रहे होते हैं तब भी हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यानी सोचो हम सो रहे हैं, कुछ नहीं काम कर रहे हैं, बस पड़े हुए हैं, फिर भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम सांस तो ले रहे हैं ना, हमारा जो हार्ट है वो तो बीट कर रहा है ना, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है ना, तो ये काम तो हो ही रहे हैं, तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है। क्या आप बता सकते हो कि आपके जो पेरेंट है वो काहे इस बात पे जोर देते हैं कि आपको रेगुलरली ईट करना चाहिए, खाते रहना चाहिए। तो भाई इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फूड है उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है। फूड के अंदर एनर्जी स्टोर रहती है, रखी होती है, विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब जब रेस्पिरेशन होता है तो ये जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। यानी आपने फूड खा लिया, आपके पेट में चला गया और फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो गया इंटेस्टाइन से, सारा चीज आपने पढ़ा है, तो ये एब्जॉर्ब होके सारे सेल तक पहुंच जाता है। अब सेल में पहुंच गया, फूड के अंदर एनर्जी है लेकिन वो एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए, तो फूड ऐसे नहीं देगा, उसके लिए रेस्पिरेशन कराना पड़ेगा। जब रेस्पिरेशन होगा तो फूड के अंदर से एनर्जी निकलेगी। तो समझ गया रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि जो फूड हम खाते हैं उससे एनर्जी तभी मिलेगा जब रेस्पिरेशन होगा। इसीलिए सारे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पायर करते हैं ताकि उनको फूड से एनर्जी मिल सके। ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रीद इन एयर, यानी एयर को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। आप जानते हो कि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, ठीक है। वी ब्रीद आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्रीदिंग में दूसरा काम क्या होता है, ब्रीद आउट, यानी सांस को बाहर निकालना, सांस लेना, सांस को छोड़ना, यही तो ब्रीदिंग है। तो जब सांस लेते हैं तो एयर अंदर जाती है, उस एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है और उस ऑक्सीजन की जरूरत हमारी बॉडी को होती है, ठीक है।
जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो भी एयर निकलती है, लेकिन अब ये जो एयर है ये थोड़ी सी बदल चुकी है। क्या बदल चुकी है? अब ये जो एयर है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो होता ये है कि जब हम ब्रीद इन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो होता क्या है, जो एयर हम ले जाते हैं बॉडी के अंदर, उस एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है 21% और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो होता है 0.04%। ठीक है, जब हम ब्रीद आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं, अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। अब ऑक्सीजन बची है 16.4% और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, ये हो गई है 4.4%। यानी ऑक्सीजन कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। तो ये ऑक्सीजन जो कम हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है, वो कहाँ से बढ़ी है? यही जो कुछ ऑक्सीजन थे ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, तो ऑक्सीजन कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर फोकस करो, जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले बहुत कम था, अब उसके मुकाबले में काफी ज्यादा हो गया है। अगर इन दोनों का रेशियो निकालो तो आपको पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड 100 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो है एयर वो बाहर निकलती है। भाई एयर ही हम ब्रीद करते हैं, यानी ब्रीदिंग करते हैं, और एयर ही ब्रीद आउट करते हैं, लेकिन उस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्रीद इन में अलग होती है, ब्रीद आउट में अलग होती है। जो एयर हम ब्रीद इन करते हैं वो ट्रांसपोर्ट होती है, यानी वो जाती है बॉडी के सारे हिस्से तक एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। बॉडी के हर हिस्से तक पहुंच गई और हर हिस्से के अंदर जितने भी सेल हैं सब तक पहुंच गई, यानी पूरे बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं वहां तक ये एयर जो है वो पहुंच गई। अब सेल के अंदर क्या होता है? इन सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। देखो कहानी ये होती है कि ये हमारा है सेल, ठीक है। अब जो हमने खाना खाया था उसके अंदर जो फूड था हमारा वो एब्जॉर्ब हो गया, वो फूड हमारा सेल तक पहुंच गया। अब जो हमने सांस ली उससे एयर हमारी बॉडी के अंदर गई, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर पहुंच गई। अब सेल के अंदर फूड भी है, ऑक्सीजन भी है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? फूड को ब्रेक डाउन करेगा, फूड को तोड़ेगा और इसके अंदर जो एनर्जी छुपी हुई है वो निकालेगा। यानी ये दोनों जब मिलेंगे तो हमारा एनर्जी रिलीज होगी। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सीधे क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में आपके। तो वो प्रोसेस होता है जहां पर फूड का ब्रेकडाउन होता है, कहां पर? सेल के अंदर। और ब्रेकडाउन होके क्या होता है? विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी निकलती है, तो इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। वैसे रेस्पिरेशन हमारा 3 टाइप का होता है, यहाँ आपको यही बताया गया है सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वही जान लेना। नहीं तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक तो आपका होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आपका वही ब्रीदिंग होता है, हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये ब्रीदिंग क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें क्या कहते हैं? हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, एयर को बॉडी के अंदर ले जाना और बाहर निकालना। ये काम हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के, जिसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। सेकंड पे आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ये क्या होता है? देखो जो एयर हम ब्रीद करते हैं ना वो हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से जाती है ब्लड के अंदर। अब देखो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है, हर जगह जा रहा है, तो यही ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को सारे सेल तक पहुंचाता है। तो लंग से हमारे ब्लड के अंदर गया और ब्लड जाकर सारे सेल तक पहुंचा, तो ब्लड से सेल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो जाएगी, ठीक है, ब्लड से सेल के अंदर। तो गैस एक बार ब्लड से सेल के अंदर जा रही है, फिर सेल से जो निकलती है गैस वो वापस से ब्लड के अंदर आती है। तो ये जो एक्सचेंज होता है ब्लड से सेल के अंदर जाना गैस का और सेल से वापस ब्लड के अंदर आना, यही इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। फिर तीसरा आपका आता है ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, किसके अंदर क्या होता है? जो ऑक्सीजन हमारी पहुंची थी सेल के अंदर वो फूड का ब्रेकडाउन करती है, फूड को तोड़ती है और एनर्जी निकालती है। तो यही एक बताया गया है, तो यही एक याद रख लेना, बाकी समझा दिया मैंने तीनों आपको। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है? टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। नाम से ही देख लो, सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कहाँ होगा? सेल में होगा ऑर्गेनिज्म के। अब सेल के अंदर जो फूड होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, तो फूड कह लो या ग्लूकोज कह लो, बात एक ही है। भाई ऐसा थोड़ी ना कि सेल के अंदर पराठा खाया आपने तो पराठा चला गया, वो पराठे नहीं जाते या मिठाई नहीं जाती, बल्कि उसके अंदर से जो ग्लूकोज होता है वो निकलता है, जो न्यूट्रिएंट है वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो फूड कह लो या ग्लूकोज कह लो, वो क्या होता है? इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। तो ब्रेक डाउन होके क्या बनता है? हमने ये देखा कि ऑक्सीजन क्या करती है? फूड का ब्रेक डाउन करती है, फूड को तोड़ती है, यानी ग्लूकोज को तोड़ती है। तो तोड़ के आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, वो वाटर बनाती है और साथ में एनर्जी निकलती है। व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन का यूज करके हो तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। जो फूड है उसका ब्रेकडाउन बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है, और जब ऐसा होता है तो इस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का यूज होके हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन, बिना ऑक्सीजन का यूज करके फूड का ब्रेकडाउन हो, एनर्जी निकले, उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। अब फूड का ब्रेकडाउन होगा तो सीधी सी बात एनर्जी निकलेगी,
तो ये देख लो, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का आपको ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया है कि ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस एनर्जी बनेगी। ठीक है, 3 चीज बनेगी। तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखने को कहा जाए इस तरह लिख के दिखा सकते हो, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने को कहा जाए ऊपर लिखा हुआ है आपका। अब आपको ये बात जाननी चाहिए कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसा कि आपका यीस्ट हो गया, वो सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी बिना एयर के भी जिंदा रह सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिनके आप जानते हो, एनिमल्स हो गया, फिशेज हो गई, हम ह्यूमंस हो गए, बर्ड्स हो गई, इन सबको एयर की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि आपका यीस्ट हो गया, वो बिना एयर के भी सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, बल्कि जिंदा रहते ही हैं, उनको एयर की जरूरत ही नहीं है। दे आर कॉल्ड एनारोब्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिना एयर की प्रेजेंस के सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, उसको हम एनारोब्स कहते हैं। इनको जो एनर्जी मिलती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। तो अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में कैसे होता है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे एरो के ऊपर आप लिख दोगे तो आपका बनेगा अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। देखो डिफरेंस क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जब एयर का यूज कर रहे थे यानी ऑक्सीजन का यूज कर रहे थे, उस केस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी के साथ वाटर बन रहा था। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जब ऑक्सीजन की एब्सेंस थी तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बननी थी, लेकिन अब वाटर न बन के अल्कोहल बना है। अब जो आपके यीस्ट होते हैं ना, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी एक ही सेल के बने होते हैं। ये रेस्पायर कहते हैं कैसे, एनारोबिकली, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। तो इस प्रोसेस में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। तो इसीलिए इनको वाइन और बियर बनाने में यूज किया जाता है इनका, क्योंकि अल्कोहल बनाते हैं, शराब बनाते हैं, तो उसी की मदद से आपकी वाइन और बियर बनती है। अब हमारी जो मसल्स होती है ना, कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली, ये भी रेस्पायर कर सकती है एनारोबिकली, यानी बिना ऑक्सीजन का यूज किए, लेकिन ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है। और कब होता है, व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब टेम्परेरी तौर पर कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस केस में ये होता है। अब ऑक्सीजन की कमी कब होती है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हो या बहुत तेज रनिंग करते हो, साइकिलिंग हो गया, या वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स, कई घंटे तक आप चलते चले जा रहे हो, या बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो। तो इन सारे केसेस में जब बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो तो आपको एनर्जी की डिमांड भी हाई होगी, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड है, यानी ऑक्सीजन एक लिमिट के अंदर ही आपकी बॉडी में आएगा, सांस लेने पे ही आपका आता है। तो होता ये है कि जैसे अभी नॉर्मल हो आप, तो सांस ले रहे हो, आपकी बॉडी की जरूरत पूरी हो रही है, लेकिन जब आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ मेहनत वाला काम कर रहे हो, तो फिर एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब वो एनर्जी ज्यादा कैसे मिलेगी, भाई फूड तो आपने ले लिया, फूड तो आपके सेल के अंदर पड़ा हुआ है, अब मेन काम उससे एनर्जी निकालना है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज्यादा एनर्जी निकलेगी। अब ऑक्सीजन ऐसा तो है नहीं कि एक बार हमने सांस ले लिया 2-4 घंटे बाद अब लेंगे, बार बार लेते रहते हो, यानी रेगुलर सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। तो एनर्जी की जरूरत जैसे ही आपकी बढ़ी, ऑक्सीजन की सप्लाई की डिमांड ही बढ़ जाएगी कि भैया और ऑक्सीजन चाहिए। तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी सांस लेने लगोगे। इसीलिए जब आप दौड़ते हो तो तेज हो जाती है सांस। क्यों होती है, आप समझ में आया आपको, क्योंकि हमारी बॉडी को और हमारी बॉडी के अंदर जो सेल हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ज्यादा जरूरत पड़ गई, अब जो है और तेज सप्लाई करो। और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप सांस जल्दी जल्दी ले रहे हो, बल्कि गहरी सांस लेते हो, डीप ब्रेथ लेते हो। लेकिन आप इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो कि सारा कुछ करने के बाद भी सांस तेज भी ले रहे हो, गहरी सांस भी ले रहे हो, कहते नहीं सांस फूलने लगी, तब भी जितनी जरूरत है आपके सेल को नहीं मिल पा रही है, तब होता है ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो भी कहाँ होता है, याद रखना, मसल सेल्स के अंदर होता है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो भाई होता क्या है, जैसे मान लो आपके सेल को 3 यूनिट्स ऑक्सीजन की जरूरत है। अब आप मेहनत करने लगे, बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया आपने, कई घंटे से चल रहे हो, दौड़ रहे हो एकदम, तो होगा ये कि मान लो आपके सेल को जो डिमांड है वो बढ़ गई। अब सेल कह रहा है भैया 10 यूनिट्स हमको सप्लाई करो ऑक्सीजन की, जल्दी जल्दी एनर्जी निकालनी है, बॉडी की जरूरत है। अब आप तेज सांस लेने लगे, गहरी सांस लेने लगे, लेकिन उसके बाद भी आप जो सप्लाई कर पा रहे हो वो सिर्फ 8 यूनिट्स ही है। तो होगा क्या, सेल को चाहिए 10 यूनिट, आप सप्लाई कर रहे हो 8 यूनिट, तो ये जो 8 यूनिट मिलेगा सेल को, ये तो हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जो 2 यूनिट की कमी है, यानी 2 यूनिट ऑक्सीजन आपको नहीं मिल रही है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो ये कैसे होता है, यहाँ पर आपको इक्वेशन लिखी हुई है। ग्लूकोज ये आपके मसल्स के अंदर होता है, ध्यान रखना, हर जगह नहीं होता। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी मसल्स के अंदर जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो आपका बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, यानी एनर्जी निकलेगी लेकिन साथ में आपका लैक्टिक एसिड भी बनेगा। तो समझे आपको मैंने क्या बताया कि जितनी जरूरत पूरी हो जाएगी वो तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, उससे एनर्जी आपको मसल सेल्स को मिल जाएगी। लेकिन जो हिस्सा नहीं मिल पाया, जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने बताया 2 यूनिट नहीं मिल पाया, तो ये 2 यूनिट का आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, यानी बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो उस केस में आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा।
वहीं जो आपके एनारोब्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वहां पर जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है तो आपका अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। इसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं, वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो हमने यीस्ट में देखा था, और ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो कि हमारे मसल सेल्स के अंदर होता है, लेकिन दोनों में चीज अलग बनेगी। तो डिफरेंस कैसे पहचानोगे कि एक किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा और एक हमारे मसल सेल्स के अंदर होगा। तो मसल सेल्स वाले के अंदर आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा। तो देखो यहाँ पर ये बंदा दौड़ रहा है और यहाँ पर क्या लिखा है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज सम मसल्स में रेस्पायर एनारोबिकली। तो एक्सरसाइज करते समय कुछ जो मसल हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर कर सकती हैं। कुछ क्यों कहा, अब रीजन समझ रहे हो, क्योंकि जितना जरूरत पूरी हो रही है वो तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अगर पूरा ही आपके मसल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तब तो भाई आप दौड़ ही ना पाओगे, गिर पड़ोगे बिल्कुल, क्योंकि एकदम हाथ पैर आपका जाम हो जाएगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी ज्यादा नहीं बनती, बहुत थोड़ी सी बनती है। तो कुछ ही मसल्स के अंदर ऐसा होता है जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई। क्या कभी आपने सोचा कि आपको मसल क्रैम्प्स क्यों हो जाते हैं हैवी एक्सरसाइजेस के बाद? अगर आपने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, यानी ऐठन हो जाती है, अकड़न सी हो जाती है, एक खिंचाव सा, तनाव सा महसूस होता है। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। तो ये जो क्रैम्प्स होता है वो तब होता है जब जो मसल सेल्स हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होता है, द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। पूरी तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता, पार्शियल होता है, थोड़ा सा होता है और लैक्टिक एसिड बना लेता है। ये जो एक्यूमुलेशन है लैक्टिक एसिड का, यानी ये जो लैक्टिक एसिड है वो कहाँ रहेगा भाई, मसल सेल्स के अंदर ही रहेगा, तो वो जमा हो जाएगा वहां पर। तो ये कॉज करता है मसल क्रैम्प्स। तो रीजन याद रखना कि मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं, क्योंकि जब मसल सेल्स एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं उस केस में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये जो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन है ये मसल क्रैम्प्स को कॉज करता है। तो ये पूरा जो रीजन है यहाँ से आप लिखोगे इसका आंसर में। अच्छा, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन ना हो तो क्या हो, तो होगा ये कि जिन सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई वहां कोई भी रेस्पिरेशन नहीं होगा, और कोई भी रेस्पिरेशन नहीं होगा तो कुछ भी एनर्जी नहीं बनेगी, यानी वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर देंगे, बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे। मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, ठीक है, सिकुड़ती है, फैलती है, ये करती है, लेकिन उस केस में कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आपका हाथ पैर बिल्कुल जाम हो जाएगा और दौड़ ही ना पाओगे, आप कोई भी एक्सरसाइज कर ही ना पाओगे, यानी जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जो काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। लेकिन इस केस में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो आप काम कर लोगे, लेकिन हाँ आपको खिंचाव सा हो जाएगा, पैर में दर्द होने लगेगा, लेकिन काम आपका हो जाएगा। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। अब अगर क्रैम्प्स हो गए हैं तो आराम कैसे मिलेगा, हॉट वाटर बाथ कर लो, गर्म पानी से बात कर लो, या जिस हिस्से में आपके जैसे आपने दौड़ा है तो पैर में ही आपके होगा तो पैर को गर्म पानी वगैरह से नमक वमक डाल के सेक लेते हैं या मसाज वगैरह कर लेते हैं। क्या आप गेस कर सकते हो कि ऐसा क्यों करते हैं? हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि होता यह है कि आप हॉट वाटर बाथ करो या फिर मसाज करो तो उससे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इंप्रूव हो जाता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीज। इसकी वजह से जो सप्लाई है ऑक्सीजन की मसल सेल्स तक वो बढ़ जाती है। भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया कि ये जो ऑक्सीजन है कौन सेल तक पहुंचाते हैं, ब्लड पहुंचाते हैं। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा तो ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाएगी सेल्स तक। अब आप खुद ही जानते हो कि कोई चीज ठंडी होती है तो वो जमने लगती है और गर्म होती है तो वो उसका फ्लो करना आसान हो जाता है। इसी तरह ब्लड का भी है, जब हॉट वाटर बात करोगे तो वो ब्लड गर्म हो जाएगा जिसकी वजह से बहुत अच्छे से वो फ्लो हो सकेगा। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो होगा ये कि जो पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था, थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ था, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, अब ये ऑक्सीजन जब इसको मिलेगी तो ये जो लैक्टिक एसिड बन गया था इसका फिर से ब्रेकडाउन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की कहानी आप समझ गए क्या है, सारा चीज मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।